नमस्कार। विषय विशेष में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वास्को डिगामा काली मिर्च के देश भारत क्यों और कैसे आया। इस प्रोग्राम में अब तक हमने आपको वास्को डिगामा के पुर्तगाल से चलकर केप ऑफ गुड होप तक पहुंचने की कहानी सुना चुके हैं। हमने 2 पार्ट में इस कहानी की चर्चा की है, जो अपने आप में बेहद रोमांचक है। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक कर उसे देख सकते हैं। बहरहाल, वास्को डिगामा की भारत निमित्त इस यात्रा की कहानी को आगे जारी रखते हुए अब बात करते हैं तीसरे पार्ट की, जो केप ऑफ गुड होप से शुरू होती है। केप ऑफ गुड होप से जैसे ही वास्को डिगामा का बेड़ा आगे बढ़ा, वैसे ही इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया, क्योंकि यह पहला मौका था जब कोई यूरोपीय जहाज अफ्रीका के दक्षिणी छोर से आगे की ओर बढ़ा था। आगे किसी को कुछ भी नहीं पता था, क्या होगा, सफर कैसा होगा, किस तरीके की कठिनाइयां आएंगी। इसलिए आगे बढ़ने के साथ दुश्वारियां भी बढ़ती चली गई। अफ्रीका के तटों पर उन दिनों इस्लाम मानने वाले राजाओं का राज। वास्को डिगामा के लिए सबसे बड़ी चुनौती तो यही थी कि भारत पहुंचने के लिए मदद कैसे ली जाए और किससे ली जाए। कहीं लड़ाई, कहीं कूटनीति, कहीं झूठे वादे का सहारा लेकर वह आगे की ओर बढ़ रहा था। इसी रास्ते में आगे अरब और मूर व्यापारियों से उसका टकराव भी हुआ और पहली बार भारतीय व्यापारी भी उसे इसी रास्ते में आगे मिले। इन सभी बातों की चर्चा करेंगे हम वास्को डिगामा भारत क्यों और कैसे आया प्रोग्राम के इस तीसरे पार्ट में। साथ ही यह भी जानेंगे कि कैसे मोजाम्बिक और मोम्बासा में वास्को डिगामा के बेड़े को जब्त करने की कोशिश की गई, पानी का समस्या किस तरीके से पैदा हुआ और पीने का पानी लेने पर आदिवासियों ने कैसे पुर्तगालियों पर हमला कर दिया, और आखिर वह कौन व्यक्ति था जिसने केप ऑफ गुड होप के बाद वास्को डिगामा को भारत तक का रास्ता दिखाया। केप ऑफ गुड होप से चलने के बाद 25 नवंबर की शाम को वास्को डिगामा का बेड़ा सांब्रास खाड़ी में प्रवेश किया। पहले इस खाड़ी का नाम मोंसल खाड़ी था। वास्को डिगामा ने इसका नाम बदलकर सांब्रास कर दिया। अफ्रीका के दक्षिणी तट के बीचों बीच स्थित इस घाटी में वास्को डिगामा के बेड़े के साथ एक बड़ी दुर्घटना हो गई। इस खाड़ी को पार करते समय उसका भंडारपोल टूट गया। जहाज पर सवार सभी लोगों के होश उड़ गए। जैसे तैसे उन लोगों ने जहाज डूबने से पहले उस पर लदे सामानों को अन्य जहाजों पर लादा। इस आकस्मिक दुर्घटना की वजह से अगले 13 दिनों तक उन्हें वहीं रुकना पड़ा। इस दौरान वहां के स्थानीय आदिवासी कौतूहलपूर्वक वास्को डिगामा के जहाज और उसके बेड़ों को देखने आते थे। शुरू में तो पुर्तगालियों और स्थानीय लोगों सामानों का आदान प्रदान भी हुआ, लेकिन एक दिन इन स्थानीय टोलियों से वास्को डिगामा के लोगों की भिड़ंत हो गई। दरअसल पुर्तगालियों के जहाज पर पानी की कमी हो गई, और जब पुर्तगाली जहाज पर पानी भरने लगे तो इसे देखकर वहां के निवासी भड़क गए। उनके लिए पानी शायद बेशकीमती चीज था, जिसे वह किसी को भी देना नहीं चाहते थे। नाराज स्थानीय निवासियों ने वास्को डिगामा के जहाज पर लगे क्रॉस को छिन्न भिन्न कर दिया। खैर, जैसे तैसे वहां से निकलकर वास्को डिगामा और उसके साथी आगे की ओर बढ़ चले। 16 दिसंबर को वास्को डिगामा के दल ने अफ्रीका के दक्षिणी छोर पर बार्थोलोम्यू डियाज के अंतिम स्तंभ को पार कर लिया और रियो द इन्फांते पहुंच गया। बार्थोलोम्यू यहीं तक पहुंचा था। इससे पहले दूसरा कोई भी यूरोपवासी यहां से आगे की यात्रा करने में सफल नहीं हो पाया। यह पहली बार था जब केप ऑफ गुड होप के आगे की यात्रा पर कोई यूरोपियन जहाज निकल रहा था, और इस तरह इस घटना ने एक इतिहास रच दिया। 20 दिसंबर को वास्को डिगामा का बेड़ा क्रॉस द्वीप पहुंचा। यहां पर अगुलहास नामक समुद्री धारा बहुत ही तेज गति से उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। वह धारा तो वास्को डिगामा के जहाजों के विपरीत दिशा में बह रही थी। इसे देखकर उसके दल के सभी सदस्य काफी घबरा गए। धारा की वेग इतनी तेज थी कि उसे पार करना नामुमकिन सा लग रहा था।
साथ ही समुद्री तूफानें भी चल रही थी। यह वास्को डिगामा के लिए एक बेहद कठिन परीक्षा की घड़ी थी। उसने जहाजों को वहीं रोक दिया और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि धारा अनुकूल बहने लगे ताकि जहाज उसे पार कर सके। यदि वास्को डिगामा को उस समय सफलता नहीं मिलती तो भारत पहुंचने का उसका सपना अधूरा ही रह जाता और एक नया इतिहास बनते बनते रह जाता। लेकिन भाग्य तो उसके पक्ष में था और अचानक से हवा उसके अनुकूल बहने लगी। हवा की मदद से वो स्प्रिट दिशा को पार करने में सफल रहा। क्रॉस द्वीप में विपरीत धारा को पार कर वास्को डिगामा का जहाज 25 दिसंबर को क्रिसमस के दिन धीरे धीरे हिंद महासागर में प्रवेश कर गया। हिंद महासागर में प्रवेश करने के बाद जो सरजमी उसे सबसे पहले दिखाई दी, उसका नाम उसने यीशु के नाम पर नेटल या नेटाल रख दिया। इस यात्रा के दौरान उसके जहाज पर पानी खत्म होने लगा, लेकिन पीने का पानी उन्हें दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा। लिहाजा खुद को बचाने के लिए उन लोगों ने कम पानी पीना शुरू कर दिया और समुद्र के खारे पानी में ही खाना बनाकर खाने लगे। सोचिए कितनी दुर्गम स्थिति रही होगी और कैसे विपरीत परिस्थितियों से उसने पार पाया। करीब 14 दिन चलने के बाद वे फिर से तट के पास पहुंचे और 11 जनवरी 1498 को वास्को डिगामा और उसके साथी पूर्वी अफ्रीका के तट पर पानी लेने के लिए रुके। स्थानीय लोगों ने वास्को डिगामा और उसके लोगों का जमकर स्वागत किया। करीब 1 महीने तक वास्को डिगामा अपने दल के साथ वहीं रुका रहा। इस बीच एक गंभीर संकट आन पड़ी। वास्को डिगामा के दल के अनेक सदस्य बीमार पड़ गए। उनके हाथ और पैरों में सूजन आ गई थी, मसूड़े फूल गए थे और वो खाना भी नहीं खा पाते थे। वास्को डिगामा और उसके भाई पाउलो ने सभी का हौसला बढ़ाया और देखभाल भी किया और जब सब ठीक हो गए तो 24 फरवरी को जहाज आगे की ओर बढ़ चला। 2 मार्च को वास्को डिगामा का बेड़ा मोजाम्बिक द्वीप पर पहुंचा। वहां पुर्तगालियों ने अपने जहाजों का लंगर डाल दिया। ये द्वीप अरब साम्राज्य के आधिपत्य में था और वहां का राजा एक मुसलमान था। वहां के लोग अरबी भाषा बोलते थे और ये इलाका भारतीय महासागर में उनके ट्रेड रूट का महत्वपूर्ण हिस्सा था। शुरू में मोजाम्बिक के राजा और उसके लोगों ने वास्को डिगामा और उसके दल के सदस्यों के साथ काफी अच्छा व्यवहार किया। इस दौरान वास्को डिगामा ने मोजाम्बिक के सुल्तान से मुलाकात भी की। वास्को डिगामा और सुल्तान ने कई सारे उपहारों का आपस में आदान प्रदान भी किया, लेकिन जल्द ही वास्को डिगामा को वहां के लोगों से खतरा महसूस होने लगा। पीने की पानी की तलाश में स्थानीय लोगों से उसकी झड़प भी हो गई। एक बार वहां के स्थानीय लोगों ने वास्को डिगामा को घेर लिया। तब उसने अपने जहाज से उन लोगों पर गोलियां चलवाई और तोपों से गोले दगवाए। तब कहीं जाकर बड़ी मुश्किल से पुर्तगालियों की जान बच पाई। इन घटनाओं की वजह से वास्को डिगामा जल्द से जल्द वहां से आगे निकलने में ही भलाई समझा और तुरंत वहां से आगे की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में छोटी मोटी मुश्किलें और कई जगहों पर स्थानीय लोगों के विरोध को झेलते हुए 7 अप्रैल को पुर्तगाली बेड़ा मोम्बासा द्वीप पहुंच गया। यहां पहुंचने पर पता चला कि मोजाम्बिक का सुल्तान उन्हें मोम्बासा बंदरगाह पर ही कैद करना चाहता था। इसे जानने के बाद पुर्तगाली जल्दी से अपने जहाज को भगाकर आगे की ओर निकल गए और उत्तर की ओर बढ़ते हुए 14 अप्रैल को अफ्रीका के पूर्वी तट पर बसे हुए नगर मालिंदी के तट पर पहुंच गए। उन दिनों मालिंदी एक संपन्न शहर हुआ करता था। वहां के बंदरगाह पर बहुत से विदेशी जहाज व्यापार के लिए आते जाते रहते थे। मालिंदी और भारतीय राज्यों के बीच व्यापारिक संबंध भी थे। मालिंदी में ही पहली बार वास्को डिगामा की भारतीय व्यापारियों और नाविकों से मुलाकात भी हुई, जिन्हें गलती से वास्को डिगामा ईसाई समझ बैठा। मालिंदी के सुल्तान की मोम्बासा से दुश्मनी थी, इसलिए जब उसे पुर्तगालियों के साथ हुए व्यवहार का पता चला तो उन्होंने पुर्तगालियों का भव्य स्वागत किया। मालिंदी के राजा और वास्को डिगामा के बीच कई बार मुलाकात और अनेक वस्तुओं का आदान प्रदान भी हुआ। यहीं पर वास्को डिगामा को वह व्यक्ति भी मिला जो मालिंदी से काली कट तक पहुंचने के समुद्री रास्तों को जानता था। उस व्यक्ति को वास्को डिगामा के कहने पर मालिंदी के राजा ने ही उसे दिया था। वह गुजरात का निवासी था और उसका नाम था मालिम काना।
मालिम काना एक अनुभवी नाविक भी था। मालिम काना के मिलने से वास्को डिगामा के लिए आगे का रास्ता बेहद आसान हो गया और पुर्तगालियों को मालिंदी से आगे के रास्ते का मार्गदर्शन मालिम काना ने ही किया। 9 दिनों तक मालिंदी में रुकने के बाद 24 अप्रैल को वास्को डिगामा और उसका बेड़ा आगे की ओर चल पड़ा, आखिरी पड़ाव के लिए, जिसके लिए वो पुर्तगाल से चले थे, यानी सोने की चिड़िया और काली मिर्च के देश भारत तक पहुंचने के लिए। मालिंदी से आगे की यात्रा के लिए वास्को डिगामा ने मालिम काना के साथ कुछ स्थानीय लोगों को भी अपने साथ ले लिया था। ये लोग मानसून की हवाओं का रुख जानते थे, इसलिए आगे की यात्रा में काफी मददगार साबित हुए। इस दौरान एक बेहद मजेदार घटना हुई। दरअसल मालिंदी से चलने के बाद पुर्तगाली कालीकट जाना चाहते, क्योंकि कालीकट काली मिर्च, अन्य मसालों और विदेशी वस्तुओं के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था उन दिनों। वास्को डिगामा के आने के समय कालीकट एक समृद्ध नगर हुआ करता था और लिस्बन से भी बड़ा था। मालिंदी से चलने के बाद अगले 23 दिनों तक पुर्तगाली जहाज अरब सागर में आगे बढ़ते रहे। अरब सागर पार कर 20 मई को पुर्तगालियों का यह बेड़ा कालीकट से कुछ दूर कपुआ या कप्पड़ पहुंच गया और वहां पहुंचकर अपने बेड़े का लंगर डाल दिया। दरअसल पुर्तगाली कपुआ को ही कालीकट समझ बैठे, जबकि कालीकट कपुआ से 7 मील दक्षिण में था। कपुआ में ही कुछ भारतीय नाविकों ने उनकी मदद करते हुए उन्हें कालीकट तक का रास्ता बताया। उन भोले भाले व्यापारियों को क्या पता था कि जिन पुर्तगालियों को वो रास्ता बता रहे हैं, उनके इस भलाई के बदले यूरोपीय एक दिन उनके ही देश पर कब्जा कर सारी संपत्ति लूट ले जाएंगे। इस तरह कपुआ या कप्पड़ वह जगह है जहां सबसे पहले यूरोपीय जहाज उतरा, या यूं कहे कि वास्को डिगामा भारतीय भूमि पर सबसे पहले कदम रखा, वह जगह थी कपुआ या कप्पड़। इसकी स्मृति में वास्को डिगामा ने वहां एक पत्थर भी गाड़ दिया। कपुआ या कप्पड़ पहुंचने का मतलब यह था कि जिस मकसद से वास्को डिगामा लिस्बन से भारत के लिए चला था, यानी समुद्री मार्ग का पता लगाने, उसमें उसे सफलता मिल चुकी थी। लेकिन यह सफलता अब भी अधूरी थी। अभी उसे कालीकट के राजा जमोरिन से मिलना बाकी था। कालीकट में मौजूद अरबी और मूर व्यापारियों के षड्यंत्रों से दो चार होना बाकी था। इन सारी बातों की चर्चा इसी कार्यक्रम के अगले भाग वास्को डिगामा भारत क्यों और कैसे आया के पार्ट 4 में करेंगे, जिसमें यह भी जानेंगे कि क्यों वास्को डिगामा से पूछा गया कि आदमी ढूंढने आए हो या पत्थर, और क्यों वास्को डिगामा को कालीकट बंदरगाह पर अपने जहाजों से तोप के गोले बरसाने पड़े। इन बातों को जानने के लिए वास्को डिगामा भारत क्यों और कैसे आया, कहानी का आखिरी हिस्सा पार्ट 4 देखना नहीं भूलिएगा। और हाँ, अगर यह वीडियो और इसके कंटेंट आपको पसंद आए हों तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।